नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो अपने आज 20वां पार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 20 20वां पार्ट करने जा रहे हैं। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी जो क्लास थी, जो 19वीं क्लास थी, उसके अंदर अपनी जो पढ़ा था कि कंट्रोल ऑफ गोनाड्स बाय हार्मोन्स का जो के द्वारा जो अपने जननांग उनका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, ये अपने टॉपिक चल रहा था। तो उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो अपने नर के अंदर जो जनन की क्रिया है उसका नियंत्रण जो है वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया था कि निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से वो अपना कार्य करता है, और नर का निर्माण होने के बाद में कौन कौन से लक्षणों को नर के अंदर नियंत्रित करता है, वो अपने 19वीं उसमें क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जो मादा जनन तंत्र जो है उसकी बात करेंगे। इन मादा जनन तंत्र जो है उसका हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है, और जो मादा हार्मोन है खासकर अपने पढ़ा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका मतलब क्या योगदान है अपने इसमें जनन क्रियाओं के अंदर, तो उसकी आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो ओवरी एंड फीमेल हार्मोन से यदि हम बात करें, ओवरी एंड फीमेल हार्मोन आज अपना जो टॉपिक है ये रहेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, वैसे तो आपने पढ़ा है अभी तक कि जो ओवरी के हार्मोन कौन कौन से हैं, तो मेनली जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उसके अलावा रिलैक्सिन है। ये तीन मुख्य हार्मोन जो ओवरी के द्वारा स्रावित होते हैं। अब इनकी हम बात करें कि ये कैसे बनते हैं, इनका क्या क्या कार्य है, इसको पूरा आगे डिटेल में देखेंगे। तो जैसे नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नर जननांगों के विकास है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, तो वो घटनाएं हो रही थी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और ये भी क्या कर रहे हैं कि मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास है, गर्भावस्था को बनाए रखना है, जो गर्भकाल पूरा होने के बाद में प्रसव की क्रिया, उन सब क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। स्तन ग्रंथियों का वृद्धि है, विकास है, उन सब क्रियाओं के लिए जो मादा हार्मोन है वो जिम्मेदार होते हैं। तो उनका हम पूरा डिटेल में जिक्र करेंगे, पर उससे ठीक पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक जो इसके साथ चलेगा अपने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब देखिएगा, मैंने जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर अपने मादा जनन तंत्र की बात की थी। तो मादा जनन तंत्र के अंदर आपको बताया था कि जो अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और जो कि मुख्य जननांग होते हैं, यानी कि अंडाशय जो होते हैं मादा के मुख्य जननांग होते हैं जो अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, पर मैंने एक बात वहाँ पर बताई थी कि अपने जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके अंदर हमें ओवरी की जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ओवरी की स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके बारे में आज थोड़ा सा अपने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरी की संरचना समझ में आने के बाद में ही हमें पता लगेगा कि ओवरी में किस प्रकार से हार्मोन बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, कौन से हार्मोन बनते हैं, तो उनकी बात अपने करेंगे। क्योंकि जैसे नर के हमने टेस्टिस की संरचना देखी थी, संरचना में हमने देखा कि किस प्रकार से जो अंतराली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती है, क्या क्या कार्य, तो वहाँ जैसे देखा था यहीं पर वैसे भी हम ओवरी की आंतरिक संरचना देखेंगे। तो पहले हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो उसके लिए अपने थोड़ा सा इसका संरचना का निर्माण कर रहे हैं।
देखिएगा स्टूडेंट्स, अब अपने जो बात कर रहे हैं ओवरी की संरचना की, तो ओवरी आपको बताया था कि जो मनुष्य के अंदर ओवरी होती है संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और ये दोनों की दोनों जो ओवरी होती है, ये आपको बताया था कि मादा के अंदर जो उदरगुहा होती है, उदरगुहा में अपने रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है, और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर जो है अपने किडनी के पीछे की ओर मीजोवेरियम नामक जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी सहायता से क्या होती हैं? लटकी रहती हैं दोनों की दोनों ओवरी। ये बात अपने यहाँ तक कर चुके हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो ओवरी होती हैं, ये ओवरी की जो संरचना की यदि हम बात करें तो जैसे संरचना में अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम जो कि नर के वृषण में भी होती है और मादा के अंडाशय में भी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम जो आपको दिख रही है, ये लेयर होती है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम ही अंडाणुओं का निर्माण करती है अंडजनन के द्वारा। कैसे करती है वो अपने आगे बात करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भरा हुआ संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा नाम आपने लिखा है। अंडाशय में भरा हुआ संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। अब स्ट्रोमा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो जो परिधि का भाग होता है स्ट्रोमा का, वो कहलाता है कोर्टेक्स। स्ट्रोमा या यूँ कहते सीधा अंडाशय का परिधीय भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है, जिसमें सभी फॉलिकल्स या पुटक पाई जाती हैं। और दूसरा जो बीच का भाग होता है अंडाशय का या स्ट्रोमा का बीच का भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि हम बात करें इसके स्ट्रोमा के जो मेडुला भाग है, इसके अंदर नर्व सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो भी पाई जाती हैं। अब हम अंडाणु निर्माण की क्रिया की बात करें तो देखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है कि नर के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया जन्म भर चलती रहती है, या यूँ कहते हैं कि जीवन भर चलती रहती है। क्या रहती है? जीवन भर चलती है। जबकि महिलाओं के अंदर अंडजनन की क्रिया जीवन भर नहीं चलती। ये कैसे शुरू होती है, कैसे समाप्त होती है, जिसको अब अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मादाओं के अंदर अंडाशय में पुटक पाए जाते हैं। देख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4 मुख्य पुटक होते हैं। इन पुटक को इंग्लिश में फॉलिकल्स कहते हैं और इनके नाम होते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेजिकुलर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं। और इसमें से मुख्य फॉलिकल कौन सा होता है? ग्राफिन फॉलिकल होता है। अब देखिएगा पूरा मैं प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जब कोई भी मतलब लड़की अपनी माता के भ्रूण में होती है या गर्भ में होती है, भ्रूणी अवस्था में जब होती है कोई भी लड़की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसीजर को, कि नर के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया तो क्या जन्म होने के बाद में जो अपने कह सकते हैं प्यूबर्टी स्टेज जब आती है, वयस्क अवस्था जब आती है, तब शुरू होता है। पर महिलाओं के अंदर या मादाओं के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया कब शुरू हो जाती है? जब वो अपनी माता के गर्भ में होती है कोई भी लड़की, तब उसके अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब कैसे होता है थोड़ा सा देखिएगा कि जब कोई लड़की
अपनी माता के गर्भ में होती है तो उस दौरान क्या होता है, उसके अंडाशय के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है वो क्या करती है, विभाजन शुरू कर देती है। विभाजन शुरू करने से ऊगोनिया नामक कोशिकाएं बनती है। कौन सी कोशिकाएं बनती है? ऊगोनिया नामक कोशिकाएं बनती है। अब इस ऊगोनिया में क्या होता है कि एक ऊगोनिया तो यहाँ बीच में व्यवस्थित हो जाती है, शेष ऊगोनिया क्या करती है, उस सेल को यानी इस ऊगोनिया को चारों ओर से घेर लेती है इस प्रकार से। तो अब जो बीच की सेल होती है इसको तो कहा जाता है ऊगोनिया, और जिन ऊगोनिया ने या जिन जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई कोशिकाओं ने इसको चारों ओर से घेर लिया है इस प्रकार से, इस ऊगोनिया को चारों ओर से घेर लिया है, तो इन कोशिकाओं को कहते हैं फॉलिकल सेल्स। क्या कहते हैं? फॉलिकल्स सेल्स। फॉलिकल सेल्स कहते हैं, पुटक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सारी पुटक कोशिकाओं को, जिन्होंने क्या किया, ऊगोनिया को घेर लिया। अब ये जो ऊगोनिया है और ये पुटक कोशिकाएं, ये सारी की सारी जर्मिनल एपिथेलियम से बनी है। और कौन से विभाजन से बनती है? हमेशा समसूत्री विभाजन से बनती है, यानी सारी की सारी 2n होती है। और जर्मिनल एपिथेलियम से इनका बनना, चाहे वो फॉलिकल सेल्स हो चाहे वो ऊगोनिया हो, इस अवस्था को हम कहते हैं गुणन अवस्था। क्या कहते हैं? गुणन अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज। मल्टीप्लिकेशन स्टेज कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है कि जब लड़की अपनी माता के गर्भ में है तो उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम में में जो है समसूत्री विभाजन शुरू हो गया। समसूत्री विभाजन होने से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो ऊगोनिया बनती है और शेष कोशिकाएं क्या कहलाती है? फॉलिकल सेल्स। अब क्या होता है कि ये अवस्था क्या कहलाती है? पुटक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पुटक या फॉलिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इस स्टेज, इस बनी हुई कोशिका, इस बनी हुई संरचना को क्या कहेंगे? पुटक या फॉलिकल कहते हैं। और इस फॉलिकल का नाम क्या होता है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई लड़की अपनी माता के गर्भ में होती है तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं और लगभग 10 लाख होते हैं। एक अंडाशय में इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख होते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। और प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या होता है? एक लेयर किसकी होती है? फॉलिकल सेल्स की, और बीच में क्या स्थित होती है? ऊगोनिया। और सारी सारी कोशिकाएं 2n होती है। अब क्या होता है कि ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये क्या करती है? ऊगोनिया को पोषण प्रदान करती है, सुरक्षा देती है। ये दोनों काम ये फॉलिकल सेल से करती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है कि जो ये अब आगे की अवस्था जो होती है गुणन अवस्था के बाद में आपको पता है वृद्धि अवस्था आती है। दूसरी अवस्था कौन सी आती है? वृद्धि अवस्था, जो हमने शुक्राणु निर्माण के समय भी वहाँ पर जिक्र किया था। अब क्या आएगी? वृद्धि अवस्था आएगी। अब वृद्धि अवस्था में क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुटक की जो ऊगोनिया कोशिका है ये अपने आकार को क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है। आकार को क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है। और बड़ा करने के बाद में जो पुटक कोशिकाएं हैं इनकी संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इनकी संख्या भी क्या हो जाती है? इस तरह से बढ़ जाती है। संख्या बढ़ गई, आकार बड़ा हो गया, तो इस अवस्था को हमने क्या नाम दे दिया? वृद्धि अवस्था दे दिया। अब देखिएगा वृद्धि अवस्था के बाद में, और ये कौन से पुटक के अंदर हो रहा है? अभी प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर ही ये घटना हो रही है। अब क्या होगा कि ये वृद्धि अवस्था के किस में जाना चाहती है? गुणन अवस्था में जाना चाहती है। अब गुणन अवस्था का मतलब क्या होता है? सॉरी, परिपक्वन अवस्था में जाना चाहती है। कौन सी अवस्था में जाना चाहती है? परिपक्वन अवस्था आना चाहती है। अब परिपक्वन अवस्था आना चाहिए तो परिपक्वन अवस्था का मतलब ये होता है कि उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन हो, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? परिपक्वन अवस्था कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, परिपक्वन अवस्था नहीं आ पाती है, कारण उसका क्योंकि जो ये फॉलिकल सेल्स होती हैं ये पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का स्त्राव करती है। पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव करती है। हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव करती है। कौन कोशिकाएं? ये पुटक कोशिकाएं करती है। होता क्या है कि ये जो ऊगोनिया था इसे वृद्धि अवस्था में गया तो इसका नाम रखा गया प्राइमरी oocyte। अब इसका नाम क्या है? oocyte, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte क्या चाहता है कि वो परिपक्वन अवस्था में जाए, परंतु ये जो पुटक कोशिका जो इसको पोषण प्रदान कर रही है, जो इसको सहारा दे रही है, जो इसका सुरक्षा कर रही है, वो क्या करती है? एक हार्मोन का स्त्राव करती है, पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन। कि ये पुटक तो अगली अवस्था में जाना चाहता है या ये प्राइमरी oocyte अगली अवस्था में जाना चाहती है, और परंतु ये पुटक कोशिकाएं एक ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जिससे ये प्राइमरी oocyte की अवस्था में ही रह जाता है, ये अगली अवस्था में नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से प्रीमोर्डियल जो सेल्स होती है, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर कौन सी अवस्था होती है? प्राइमरी oocyte अवस्था होती है। अब प्राइमरी oocyte जो है वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू तो कर देती है। कौन सा विभाजन शुरू करती है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू कर देती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है वहाँ पर जाकर के ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन इसमें रुक जाता है।
ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री शुरू तो हो जाएगा, परिपक्वन अवस्था शुरू तो हो जाएगी, परंतु कहाँ जाकर के रुक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाता है। उसका रीजन कौन सा हार्मोन है, ये पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन, जो कि पुटक कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित किया जा रहा है। तो ये हार्मोन क्या करता है कि इसको प्रीमोर्डियल फॉलिकल को प्रीमोर्डियल अवस्था में रहने देता है, और जो इसके अंदर कोशिका है उसको प्राइमरी oocyte अवस्था में रहने देता है। और प्राइमरी oocyte कोशिका कौन सी अवस्था के अंदर मौजूद है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर मौजूद है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ तक की अवस्था होती है, और ये पुटक क्या कहलाता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब एक लड़की का जन्म हो जाता है, उसके एक अंडाशय के अंदर लगभग 10 लाख कितने होते हैं, 10 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। अब लड़की का जन्म शुरू हो गया, जन्म होने के बाद में क्या होता है कि लड़की जो है उसकी आयु होती है 13 से 14 वर्ष की आयु। तो 13 से 14 वर्ष की आयु होती है, उसको कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। कौन सी स्टेज कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। तो उसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। कैसे होती है इसका अपने आगे डिटेल में करेंगे जिक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रीजन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसका आगे डिटेल में जिक्र करेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है रज चक्कर, जो कि प्राइमेट फीमेल के अंदर पाया जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पाई जाती है, जननांगों के विकास, जननांग और जनन क्रियाओं को अगर जारी रखना है महिला के अंदर, तो उसके अंदर रज चक्कर पाया जाता है। कैसे होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं इसके लिए, वो अपने आगे नए चैप्टर के रूप में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल ध्यान रखिएगा कि लड़की का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में 13 से 14 वर्ष की आयु क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। और प्यूबर्टी स्टेज के बाद में किशोर अवस्था कह दें। किशोर अवस्था में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई या रज चक्कर शुरू हो गया। रज चक्कर जैसे शुरू होता है तो क्या होता है कि एक रज चक्कर के दौरान जो 10 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, उसमें से क्या होता है 5 से 7 फॉलिकल्स जो होते हैं, कितने फॉलिकल्स, 5 से 7 फॉलिकल्स होते हैं, वो अगली अवस्था में जाते हैं। कौन सी अवस्था में, प्राइमरी फॉलिकल में। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये फॉलिकल इसी अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका रीजन तो कौन सा हार्मोन था, पुटक कोशिकाओं का पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन। अब क्या है कि लड़की की जो एज कितनी हो गई है, 13 से 14 वर्ष आयु, और उसकी स्टेज कौन सी है, वो प्यूबर्टी स्टेज, और इस दौरान उसमें रज चक्कर शुरू हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस लड़की के अंदर कौन सा हार्मोन बनने लग गया है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ बन रहा है, लड़की के पीयूष ग्रंथि द्वारा, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा बन रहा है। यह एडिनो हाइपोफाइसिस जैसे ये हार्मोन बनाती है तो ये हार्मोन का प्रभाव कम हो जाएगा, और इस हार्मोन का प्रभाव जैसे ही कम होता है तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल में। और प्राइमरी फॉलिकल का मतलब ये हो गया कि जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था रुकी हुई थी, वो वापस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट अवस्थाएँ आती हैं। ये अवस्थाएँ आगे चलती जाएंगी। अब क्या होगा कि यहाँ सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन गया, और साथ साथ में क्या होता है, पुटक कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर पुटक कोशिकाओं के द्वारा एक द्रव का स्त्राव किया जाता है अंदर की ओर। वो द्रव इकट्ठा होने से ये कोशिकाएं एक तरफ इकट्ठा हो जाती है। देख लें यहाँ बीच में मौजूद है, यहाँ एक तरफ इकट्ठा हो गई है सेकेंडरी oocyte। तो क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte एक तरफ आ गई, और यहाँ पर एक द्रव इकट्ठा हो गया, और उस द्रव का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, पुटक कोशिकाएं। तो उस द्रव के कारण यहाँ पर एक खाली स्थान बन जाता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, एंट्रम। और इस द्रव के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो पुटक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित द्रव से एक गुहा बन जाती है, खाली स्थान बन जाता है, उस खाली स्थान को कहते हैं एंट्रम। और उस एंट्रम में भरे हुए द्रव के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। अब क्या होता है कि इन पुटक कोशिकाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, गुहा है वो और बड़ी होती जाएगी उसमें द्रव भरने से। तो उससे क्या होता है कि ये जो अपना सेकेंडरी oocyte है वो एक और स्थित हो जाती है। साथ में इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की लेयर्स हैं कोशिकाओं की, पुटक कोशिकाओं की, वो बन जाती है। जैसे जोना पैलिसुडा है, कोरोना रेडिएटा है, क्यूमुलस ओफोरस है, वो सारी बनती जाएंगी। और साथ में क्या होता है कि जो ये पुटक कोशिकाएँ होती हैं, इनके बाहर की ओर एक कोशिकाओं की लेयर और बन जाती है जिसको कहते हैं थिका। यानी बाहर की ये जो लेयर है इसको थिका कहते हैं। और थिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। बाहर वाली कहलाती है थिका एक्सटर्ना, अंदर वाली कहलाती है थिका इंटरना। बाहर वाली थिका एक्सटर्ना और अंदर वाली क्या कहलाती है, थिका इंटरना। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, थिका। अब देखिएगा कि जो पहला पुटक प्रीमोर्डियल था लड़की के जन्म के समय, और उसके बाद में क्या होता है 5 से 7 पुटक जो हैं वो अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं, और अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं 5 से 7 पुटक, क्योंकि ये 10 लाख मौजूद होते हैं लड़की के जन्म के समय। अब अगली अवस्थाओं में कितने पुटक जा रहे हैं, 5 से 7 पुटक जा रहे हैं। तो 5 से 7 पुटक किस में चेंज हो गए, प्रीमोर्डियल। प्राइमरी में, प्राइमरी किस में चेंज हो गए, वेजिकुलर में। वेजिकुलर किस में चेंज हो गए, ग्राफिन फॉलिकल में। ग्राफिन फॉलिकल नाम क्यों दिया है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे ग्राफी
ग्राफिन की खोज की थी, इसलिए अंडाशय में, इसलिए इनको क्या कहा गया, ग्राफिन फॉलिकल्स। अब ग्राफिन फॉलिकल बन गए, कितने बने, 5 से 7 बने हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में क्या होता है कि प्रीमोर्डियल से ग्राफिन की ओर बनने के लिए कितने पुटक चले थे, 5 से 7, कुछ किताबों में 8 से 10 दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब अपने 5 से 7 मान लेते हैं। तो अब क्या अपने मान लेते हैं, तो 7 पुटक अगली अवस्थाओं में चले थे। लड़की के जन्म के समय कितने प्रीमोर्डियल फॉलिकल, उसके एक अंडाशय में 10 लाख, और एक रज चक्र के दौरान कितने पुटक अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं, लगभग मान लीजिए 7 पुटक जा रहे हैं, 7 चले गए। अब उसमें से क्या होता है कि जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है वो कितना बनता है, एक ही बनता है। कितना बनता है, केवल एक ही बनता है। शेष 6 पुटक क्या हो गए, नष्ट हो गए। नष्ट हो गए तो इस घटना को कहते हैं एट्रेशिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये घटना क्या कहलाती है, एट्रेशिया। क्या कि 10 लाख में से 7 पुटक अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं, परंतु ग्राफिन फॉलिकल के रूप में कितने पहुंचते हैं, 1। तो शेष 6 क्या हो गए, नष्ट। उस घटना को क्या कहते हैं, एट्रेशिया। और जो नष्ट हुए पुटक क्या कहलाते हैं, एट्रेसिक पुटक। क्या कहलाते हैं, एट्रेसिक पुटक कहलाते हैं। जो 6 पुटक अपने नष्ट हो चुके हैं उनको क्या कहा जाता है, एट्रेसिक पुटक। अब ग्राफिन फॉलिकल कितना बना है, केवल 1 बना है। अब क्या होगा कि ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब ग्राफिन फॉलिकल में बताता हूँ आपको कि रज चक्र के 14वें दिन बन चुका होता है। कौन से दिन बन चुका होता है, 14वें दिन। अब ग्राफिन फॉलिकल जब बन रहा है तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन बन रहा है, साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो गर्भाशय के विकास के लिए, उसके अलावा अपने अंडवाहिनी के विकास के लिए, स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत उसके कार्य हैं जो अपने आगे डिटेल में देखेंगे। तो 14वें दिन क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल बन चुका होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि प्रीमोर्डियल से ग्राफिन फॉलिकल को बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था, एफएसएच हार्मोन। क्योंकि एफएसएच का नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन। अब पुटक प्रेरक हार्मोन किससे बन रहा है, अगर पीयूष ग्रंथि से बन रहा है, बनते बनते जिससे क्या होता है कि ये पुटक अगली अवस्थाओं से जाते जाते कहाँ तक चले जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल में चले गए। अब ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब क्या हुआ है, ये 14वें दिन तक बनकर कंप्लीट हो जाता है। और 14वें दिन क्या होता है कि अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बनता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि इस ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ देता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही बनेगा तो बनते ही क्या होता है कि ये थीका एक्सटर्ना जो होती है ये टूट जाती है। थीका एक्सटर्ना टूटते ही क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन और बनता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि बाहर का जो अंडाशय द्रव है उस अंडाशय द्रव को इस ग्राफिन पुटक के अंदर भर देता है। और ग्राफिन पुटक में भरने से ग्राफिन पुटक एकदम फट जाता है। और ये घटना कौन से दिन संपन्न होती है, याद रखना, रज चक्र के 14वें दिन। और रज चक्र के 14वें दिन कौन से हार्मोन के कारण हो रही है, एलएच हार्मोन के कारण। तो एलएच हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि से जैसे स्रावित होगा तो ग्राफिन पुटक फट जाता है। इस घटना को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। अब अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन जैसे ही होता है तो पुटक कोशिकाएं फटकर अलग हो जाती है। और जो सेकेंडरी oocyte अंदर मौजूद होता है वो क्या होता है, अंडाशय से निकल करके बाहर आ जाता है। अब देखिएगा मनुष्य के संदर्भ में सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और कुछ जंतुओं के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पर बाहर ओवा आता है। तो सेकेंडरी oocyte जिनके अंदर आता है तो निषेचन के समय वो क्या होता है, ओवा के अंदर चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte या ओवा तो बाहर निकल गया, जो आगे अंडवाहिनी में चला जाएगा निषेचन के लिए। और जो शेष बचती हैं पुटक कोशिकाएं उनको क्या कहा जाता है, कार्पस हिमोरेजिकम। अब कार्पस हिमोरेजिकम के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का सा बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पुटक कोशिकाओं को कार्पस हिमोरेजिकम। यानी कार्पस हिमोरेजिकम क्या है, वे पुटक कोशिकाएं जो ग्राफिन पुटक के फटने से एकत्र हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, उनको कार्पस हिमोरेजिकम कहा जाता है। अब क्या होता है कि इस कार्पस हिमोरेजिकम की जो पुटक कोशिकाएं हैं इनके अंदर छोटे छोटे पीले कण इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में कुछ वसीय कण भी इकट्ठे हो जाते हैं। उन कणों को हम ल्यूटिन कहते हैं। उन पीले कणों को क्या कहते हैं, ल्यूटिन कण कहते हैं या ल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कह जाते हैं। और ल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या पीले पीत कणों युक्त या उन पीले कणों युक्त उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे बनती है तो प्रोजेस्टेरोन भी बनने लगता है। कौन सा हार्मोन बनने लगता है, प्रोजेस्टेरोन भी। तो एस्ट्रोजन पहले बन ही रहा था, अब कौन सा बनने लगे कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कई बार प्रश्न आता है कि अंडाशय के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो देखो एस्ट्रोजन भी बन रहा है और कौन सा बन रहा है साथ में, प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों हार्मोन बन रहे हैं। परंतु कई बार प्रश्न ये आता है कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मुख्य बनने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब आगे का घटनाक्रम निषेचन पर डिपेंड करता है। अब यदि मान लो ये सेकेंडरी oocyte कहाँ चला गया, अब मैंने बताया, या ओवा कहाँ चला गया, अंडवाहिनी के अंदर चला गया। अब अंडवाहिनी के अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि यदि महिला विवाहित है तो उसके अंदर निषेचन की संभावना रहेगी। अगर महिला विवाहित है तो उसके अंदर निषेचन हो गया तो क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बनी रहती है। कितने महीने तक, मनुष्य में 9 महीने तक बनी रहती है। और 9 महीने तक बनी रहती है तो इसका मतलब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करती है, गर्भावस्था को बनाए रखती है। इसका कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाए रखता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जैसे ही
अगर मान लो पहली कंडीशन तो है कि महिला विवाहित है तो निषेचन होगा, तो कार्पस ल्यूटियम कितने महीने बनी रहेगी, 9 महीने बनी रहेगी। और यदि महिला अविवाहित है तो उसके अंदर क्या होगा कि निषेचन नहीं होगा। तो क्या होता है कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये ऋतु चक्र के 28वें दिन, कौन से दिन, 28वें दिन किस में चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में। और कार्पस एल्बिकेंस एक निष्क्रिय अवस्था है, तो जिससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, और बनना बंद जैसे ही होता है तो रज चक्र की प्रथम अवस्था आ जाती है, जिसको हम रक्तस्राव अवस्था कहते हैं। वो अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये जो संरचनाएं हैं ये एक अंडाशय के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो अंडाशय के अंदर 2 हार्मोन बन रहे हैं, मोस्टली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बन रहे हैं। अब एक कई बार प्रश्न आता है कि यदि गर्भावस्था के तीसरे महीने से पहले यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटा दें तो गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें मैं बताता हूँ, गर्भावस्था पर यह प्रभाव पड़ेगा कि गर्भपात हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रही है और वो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। अब यदि एक प्रश्न हो जाता है, यदि तीसरे महीने के बाद में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटाएं तो गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक प्लेसेंटा बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा कई हार्मोन स्रावित होते हैं, रिलैक्सिन है, HCG है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन है, ये भी बनता है। तो प्रोजेस्टेरोन बनता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब यदि प्लेसेंटा बनने के बाद में इसको हटा दें तो गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम कार्पस ल्यूटियम कर रही थी वो कौन करने लग गया है, प्लेसेंटा करने लग गया है। तो स्टूडेंट्स, आज अपने इस चैप्टर में देखा है कि जो अंडाशय की संरचना है वो इस प्रकार से होती है। कल अपने बात करेंगे अंडाशय के जो हार्मोन्स हैं उन कौन कौन से, किस प्रकार से वो अपने अंडाशय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, उनका जिक्र अपने अब कल करेंगे। थैंक यू।